गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बैंकिंग और रोड का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्विक ब्रशअप देख लेते हैं जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था मंडे को। तो देखिए, हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था, ध्यान रखना कि उसमें जो कार था वो एक हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड पर मूव कर रहा था। तब कर्व्ड रोड पर कार सेफली अगर मूव करना होगा तो कार का स्पीड कितना होना चाहिए, ये वाला हमने डेरिवेशन देखा था। और वो सेफ्टी स्पीड आ गया था हमारा, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड आ गया था, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, वो था अंडर ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड था अंडर ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। अब इसको मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं हम लोग? देखा, असल में होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम देखोगे तो डायग्राम से तो आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि डायग्राम से आप देखोगे तो इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे तो n का वैल्यू कितना है, mg को इक्वल है, n का वैल्यू mg के इक्वल है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, यानी जहाँ पे रोटेशन हो रहा है ऐसा रोटेशन, उस रोटेशन का जो सर्कल है उसके सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और ये बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप ऐसे बोल सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि गाड़ी अगर बाहर की तरफ स्किड करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ होगा। और वो कहाँ से आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स? टायर और रोड के बीच में। और फ्रिक्शनल फोर्स का बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? म्यू एस इंटू एन होता है ना। क्यों बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू? क्योंकि आपको मालूम है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स, वो एक तो इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है या उससे कम होता है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स कभी भी, एन का मतलब mg होता है ना, तो कभी भी ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। और ये जो म्यू होता है ना, वो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। एक तो एफ एस का वैल्यू म्यू एस इंटू एन होगा या उससे कम होगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? म्यू एस एन होता है या उससे कम होगा। तो मैक्सिमम अगर वैल्यू हमने म्यू एस एन डाला तो ये जो हमारा स्पीड था v, वो हमारा मैक्सिमम स्पीड आएगा ना फिर वो। और हमने अगर दोनों इक्वेशन से, अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखेंगे तो n का वैल्यू इसमें डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2 में और सॉल्व करेंगे फॉर v, तो v का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एस एन या उससे कम होता है। तो हमने पिछले डेरिवेशंस में मैंने आपको जो बताया था उसमें हमने वेलोसिटी मैक्सिमम निकाली थी और उसका फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द ट्रैक। ठीक है, लेकिन कर्व्ड रोड पर कार का मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए वी आर टोटली रिलाइंग ऑन फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग इक्वेट कर रहे हैं किसको? सेंट्रीपिटल फोर्स को, बराबर। और आपको मालूम है किसी भी सर्कुलर मोशन को होने के लिए क्या नेसेसरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है। और इसका मतलब यहाँ पे जो कार टर्न ले रही है उसको टर्न लेने के फिर 101% उसको फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंडेंसी अगर आपको होगा कर्व को निगोशिएट करते वक्त, तो इसका मतलब रेनी सीजन में क्या होता है, ये फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज होता रहता है और रोड के सरफेस के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंड करना इट इज हाईली डेंजरस। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में अगर रोड पर पानी वगैरह आ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको फिर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने इस डेरिवेशन में क्या लिखा था? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो रेनी सीजन में अगर रोड पर पानी आ गया तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाएगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कार ये क्या करेगा? रेनी सीजन में ये वाला कर्व सेफली निगोशिएट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन फ्रिक्शनल फोर्स, तो उन्होंने क्या किया, ये फ्रिक्शनल फोर्स का डिपेंडेंसी ही कम कर दिया।
में अब कम कर दे, इसका मतलब वो डायरेक्टली फ्रिक्शनल फोर्स को अब नेक्स्ट डायरेक्शन में हम लोग देखने वाले कि साइंटिस्ट ने किया क्या कि कर्व को निगोशिएट करते वक्त हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का जो डिपेंडेंसी है सेफ्टी स्पीड का उसको कम कर देंगे। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो क्या है डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा। उस डेरिवेशन को बोलते हैं हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड, और उसमें हम लोग क्या करने वाले कि फ्रिक्शनल फोर्स पर जो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है हमको। वो कैसे करेंगे देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको रोड दिख रहा है यहाँ पे, तो ये मैं जो एरो कर रहा हूँ उसको बोलते हो रोड का आउटर एज। क्या बोलते हो रोड का, उसको आउटर एज, और इसको बोलेंगे रोड का इनर एज, इनर एज, करेक्ट। तो ये जो कार है, ये कार भी ऐसा कार भी अगर आप देखोगे कार यहाँ पे, तो कार फिर ऐसा टर्न ले रहा है ना, ये उसका रोटेशन फ्रेम है। तो बैंकिंग करने का मतलब क्या होता है ना, आप जो रोड का जो आउटर एज होता है उसको इलेवेट कर देते हो, आउटर एज ऑफ द रोड इज इलेवेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज ऑफ द रोड। यानी मान के चलो अगर मेरा ऐसा फ्लैट रोड अगर मेरे पास ऐसा फ्लैट रोड होगा, तो ये इनर एज का पॉइंट है और ये आउटर एज का पॉइंट है। तो आउटर एज को आपको उठाना है कुछ एंगल से विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज। देखो आउटर एज को मैंने उठाया, ये जो मेरा आउटर एज का पॉइंट था O, और ये इनर एज का पॉइंट है I, और हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल बन रहा है थीटा, उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग। तो बैंकिंग का बच्चों मतलब क्या होता है, elevating the outer edge of the road with respect to inner edge of the road, that is called as the banking of road। and while making that road, ये जो अभी elevated road है, ये वाला elevated जो road है वो ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इसको डायग्रामेटिकली आपको देखने के लिए देखिए यहाँ पे, देखो आप ये जो आप पोर्शन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग। देखिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो देखिए रोड ऐसे जा रहा है ना, आपका रोड ऐसे जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनर एज ऑफ रोड, इसको बोलेंगे हम लोग इनर एज। तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में आसान होगी। और इसको बोलेंगे हम लोग आउटर एज ऑफ द रोड। क्या बोलेंगे इसको, आउटर एज ऑफ द रोड। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू इनर एज हमने आउटर एज को ऊपर उठाया ना, तो इसका मतलब ये इनर एज का पॉइंट यहाँ पे होगा I, तो आउटर एज का पॉइंट यहाँ पे होगा O, तो इसको हमने उठाया और ये ग्राउंड होगा, तो कुछ एंगल बन रहा है ना यहाँ पे थीटा, इसको बोलते हैं, इस थीटा को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, अब आपको बैंकिंग करने का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट। और ये भी बस यहाँ पे ऐसा इस रोटेशन ऑफ फ्रेम में है ना, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से वीडियो को पॉज करके अब इसको देखना शुरू कर दो, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि हमने जब कोई भी गाड़ी कर्व्ड रोड पर जाती है तो उस कर्व्ड रोड को निगोशिएट करने के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स हमको इस केस में मिल रहा था फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास होगा उतने ज़्यादा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा और सेफली आप कर्व को निगोशिएट कर सकते हो। इसलिए कोई भी गाड़ी को अगर कर्व को सेफली निगोशिएट करना होगा तो उसका हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। तो इस केस में वो मैक्सिमम स्पीड बेस्ड ऑन फ्रिक्शनल फोर्स था। लेकिन रेनी सीजन में फिर फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो आपको नहीं मिलता टायर और रोड के बीच में। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिलेगा तो आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो आपको कर्व को निगोशिएट करने में डिफिकल्टी हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपका जो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड था बेस्ड ऑन फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द समर सीजन, वो रेनी सीजन में आपको कम करना पड़ेगा फिर। तो इट इज़ हाईली डेंजरस ऑल्सो। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है या सेफ्टी स्पीड ऑन द रोड है, कर्व्ड रोड, तो उस सेफ्टी स्पीड का डिपेंडेंस ऑन फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग अ कंसेप्ट नोन एज अ बैंकिंग ऑफ रोड। वो कैसे होगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग।
यू गॉट द आइडिया क्लियर? चलिए अच्छे से हमको अब समझ में आ गया क्या है कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पहला वाला पार्ट में क्या करेंगे बच्चों, पहले वाले पार्ट में क्या करेंगे, अब देखिए क्या हो रहा है। अब ध्यान रखना, इसको मैंने अब बोला है ग्राउंड, ये आपको ये जो लाइन दिख रही है आपको ये वाला, इसको मैंने ग्राउंड फ्रेम बोला है, इसको ग्राउंड फ्रेम बोला है। तो इस गाड़ी का जो वेट होगा उस ग्राउंड को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो गाड़ी का जो सेल्फ वेट है इस ग्राउंड को परपेंडिकुलर होगा, गाड़ी का सेल्फ वेट। ओके, अब ध्यान रखने की नॉर्मल रिएक्शन अब डायरेक्टली वेट को बैलेंस नहीं करेगा, नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर देखो हमारी गाड़ी अगर डायरेक्टली ग्राउंड पर रहती, गाड़ी अगर हमारे डायरेक्टली ग्राउंड पर रहती, तो इस केस में फिर हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन था वो डायरेक्टली इक्वल हो जाता है mg को, क्योंकि तब गाड़ी आपकी ग्राउंड को टच कर रही है ना, ग्राउंड को टच कर रही नहीं, ये वाला रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस के अलावा। लेकिन अभी आपने क्या किया कि रोड का सरफेस को थोड़ा सा ऊपर उठाया, तो अब गाड़ी जो है ना वो इस इंक्लाइंड सरफेस को टच कर रही है, गाड़ी अब इंक्लाइंड सरफेस को टच कर रही है, ग्राउंड को नहीं टच कर रही डायरेक्टली, नीचे वाला जो ग्राउंड है उसको नहीं टच कर रही, गाड़ी अब इंक्लाइंड सरफेस को टच कर रही है। तो इसका मतलब गाड़ी इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है, गाड़ी किसके कांटेक्ट में आ रही है, इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फिर क्या होगा, उस इंक्लाइंड सरफेस को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अरे बस में नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो आपके इंक्लाइंड सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन आपको दिख रहा है वो इंक्लाइंड सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। तो इस डायरेक्शन में आपको नॉर्मल रिएक्शन दिखेगा, यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो चलिए mg को कैसे लिखना है और नॉर्मल रिएक्शन को कैसे लिखना है ये हमने देख लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट है n cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट n cos थीटा है, वो mg को बैलेंस करेगा। अब ये कंपोनेंट हमने कैसे ड्रॉ कर दिया, इसको इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए मैं क्या कैसे आपको बताऊंगा। अब देखिए ये आपका टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। अब नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट mg को जो बैलेंस करेगा उसको हमने कैसे निकाला, देखिए हम लोग क्या करेंगे। पहली चीज देखिए मैं क्या करता हूँ कि इस नॉर्मल रिएक्शन के इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे नीचे खींच लेता हूँ, है ना। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 90 बन रहा है, क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस के साथ नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये mg यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है। तो बताओ ये बच्चों थीटा होगा, ये क्योंकि mg ग्राउंड को परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ से ऐसे 90 डिग्री mg को दिखाएंगे। तो बच्चों अगर ये थीटा होगा, ये 90 होगा, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा ना। फिर ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। और उतना ही एंगल ये भी 90 माइनस थीटा होगा ना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अरे गेटिंग अपन, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल फिर हो जाएगा ना थीटा हमारा, करेक्ट। अगर ये थीटा हो गया तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। बस वीडियो को अच्छे से पॉज करके घर में डायग्राम बना के ये मैंने एंगल कैसे निकाला, थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है इसमें, चेक करके देखिएगा अच्छे से। ओके चलो, अब यहाँ पे एंगल थीटा कैसे आ गया ये हमने निकाला, ये वाला। ओके, तो मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया क्या कि किसी भी फोर्स के दो कंपाउंड्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर, एक होता है साइन वाला, एक होता है कॉस वाला। अब देखो जिस कंपोनेंट का एंगल अटैच होता है उसको बोलते हैं कॉस कंपोनेंट। तो देखो, तो ये वाला हो गया कॉस थीटा और मल्टीप्लाई मिडिल वेक्टर यानी एन कॉस थीटा हो गया। और उसके ऑपोजिट 90 डिग्री में, फिर ऑपोजिट नहीं 90 डिग्री में दूसरा कंपाउंड होगा एन साइन थीटा वाला। तो वो एक्सप्रेशन में देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, असल में एन कॉस थीटा का कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है वेट फोर्स को, mg को, उस कार के यूनिट पार्ट। अब तो ये वाला कंपाउंड कैसे निकाला हमने देख लिया। अब थोड़ा सा पीछे वाले स्लाइड में आ जाता हूं मैं। अब देखिए तो यहाँ पे आप देखोगे असल में हो क्या रहा है कि यहाँ पे एन कॉस थीटा बैलेंस करेगा आपका mg को,
ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। अब देखिए, अब एक कार टर्न ले रही है, टर्न ले रही है, इसका मतलब इवन दो इनकरेंट सरफेस पर रह के वो टर्न ले रही है, तो टर्न का मतलब सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या जरूरी है आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए ना, तो वो कैसे होता है सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल? तो पहले बच्चों आप क्या करो, इस केस में आप पहले सर्कल ढूंढो कि किस सर्कल में अपना कार मूव हो रहा है। तो एक बार वो सर्कल मिल गया तो उस सर्कल का फिर हमको टुवर्ड द सेंटर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। देखिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं इस डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम से समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। तो देखो, तो अगर हमने इस बस को देखेंगे तो बस ऐसा मूव हो रहा है, करेक्ट, ऐसा मूव हो रहा है बस एक्चुअली, देखो, है ना। तो बस एक्चुअली जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो वो सर्कल आपको ऐसे दिखेगा ना एक्चुअली, ये सर्कल है बस का रोटेट करने का, आर गेटिंग माय पॉइंट। और ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस है, ये वाला इंक्लाइंड सरफेस है, यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे। देखो, ये हमारा बस के साथ हमारा इंक्लाइंड सरफेस हो गया, जिस पर बस क्या है, बस का नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये तो ये यहाँ पे हो गया नॉर्मल डायरेक्शन बस का, और यह एंगल थीटा बन गया, करेक्ट। और इस बस का जो वेट है, थोड़ा सा इसको मैं पीछे ले लेता हूँ, और इस बस का जो वेट है वो होगा mg। और अभी हमने देखा कि mg को बैलेंस करने वाला कंपाउंड कैसे होगा, n cos थीटा होगा, करेक्ट, n cos थीटा होगा। और दूसरा कंपाउंड जो होगा वो आपका होगा n sin थीटा होगा, करेक्ट, n sin थीटा होगा। अब देखो, n sin थीटा का कंपाउंड देखो, इट इज द टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हमने अगर देखा कि बस, बस जो है वो ऐसे इस सर्कल में रोटेट कर रही है, ऐसे इस सर्कल में, गेट माय पॉइंट। बस जो है ऐसे ऊपर वाले सर्कल में रोटेट कर रही है, पार्ट। तो इसका मतलब n sin थीटा का जो कंपोनेंट है, n sin थीटा कंपोनेंट, इट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा ना, फिर तो मिल गया हमारा सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा वो n sin थीटा होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। तो ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकली उसको अच्छे से पढ़ो। इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर मैंने ऐसा सर्कल बनाया, ध्यान रखना, इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर मैंने ऐसे एक सर्कल बनाया। तो बस का जो रोटेट करने का जो सर्कल है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी किस सर्कल में बस रोटेट करेगा। तो ध्यान देना कि बस इस सर्कल में रोटेट करेगा, अंडरस्टैंड पॉइंट, ओके। यानी ये जो सर्कल होगा, तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा, उस सेंटर की तरफ n sin थीटा का कंपाउंड जा रहा है। इसका मतलब n sin थीटा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ n sin थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r। r का यहाँ पे होगा रेडियस ऑफ द ट्रैक, r यहाँ पे होगा रेडियस ऑफ द ट्रैक। अब बस हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो तो हमको एक सेफ्टी स्पीड मिलेगा। तो देखो, हमारा कंपाउंड था n sin थीटा, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे बाय n sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिखा था mv² अपॉन r, और डिवाइड बाय यहाँ पे आपने लिखा था mg, सॉरी यहाँ पे cos थीटा वाला कंपाउंड आएगा, ये ध्यान रखना, n cos थीटा वाला, ओके। n कट गया तो क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू mm कट गया, v² अपॉन आर जी होगा। तो v इसको बोलेंगे v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, आर जी टैन थीटा। अब देखो, ये जो हमने अब स्पीड लिखा है ना, तो ये जो स्पीड होगा ये हमारा सेफ्टी स्पीड होगा, जिसमें हमने फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया, ध्यान रखना। उसका सेफ्टी स्पीड हो गया कर्व्ड रोड पर उस कार का या गाड़ी का, तो इसमें कहीं भी फ्रिक्शन फोर्स आपको नहीं दिख रहा है, गेट माय पॉइंट। तो इट इज कॉल्ड एज अ
मोस्ट सेफ्टी स्पीड है ना। अब हमारा स्पीड इस मोस्ट सेफ्टी स्पीड से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आप देखिए ये वाला मोस्ट सेफ्टी स्पीड निकल के नहीं, एब्सोल्युटली हमने कोई भी फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया, लेकिन रियलिटी में ऐसे होता नहीं, फ्रिक्शन कुछ ना कुछ तो रहता है, ठीक है। अब पहले वाले जो हमारे डेरिवेशंस थे उसमें हमने क्या किया था कि फ्रिक्शनल फोर्स को ही इक्वल लिया था हमने mv स्क्वायर अपॉन r को, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को। लेकिन अब ये वाला जो डेरिवेशन है इसमें हमने क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द फ्रिक्शन फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट इक्वेट कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स को। नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट हमने इक्वेट कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स को। इसका मतलब हमने फ्रिक्शन पर जो डिपेंडेंसी था सेंट्रीपिटल फोर्स का वो कम कर दिया। इसका मतलब रेनी सीजन में अगर गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो इतना डिफिकल्टी आपको नहीं होना चाहिए। आर गेटिंग माय पॉइंट, करो को निगेशिएट करते हो। हाँ, लेकिन इसमें भी दो केसेस है, V1 इज इक्वल अंडर टू RZ, इसमें भी दो केसेस है। अगर स्पीड कम हो गया तो क्या हो गया, तो इस वैल्यू से अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आज के में बना के दे रहा हूँ। सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, अच्छे से इसको पॉज करके पढ़ेगा। थैंक यू सो मच।